तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्ट्रीट चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, अगर आपका पेपर होने वाला है सोशल प्रोसेस का, तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी अति लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपके सामने मैं लेकर आ गया हूँ। लेकिन आपको अगर अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपको ये क्लास ज़रूर से देख लेनी है, क्योंकि इसमें आपका कंप्लीट रिवीजन करा करा दूंगा मैं आपका। चाहे आपके यूनिट फर्स्ट आ गई, चाहे यूनिट सेकंड हो, चाहे यूनिट थर्ड हो, चाहे यूनिट फोर हो। अगर अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो इस वीडियो को आप ज़रूर से देख लीजिए। क्यों? क्योंकि इससे मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इसके साथ साथ बता दूंगा। तो कुछ नहीं पढ़ने से अच्छा है कि कुछ पढ़कर चले जाओ आप। तो आपको क्या करना है, मेरा काम है बस आपके लिए टाइम टू टाइम वीडियो बनाना। आपका काम है चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या आपने अभी तक सब्सक्राइब किया? तो सब्सक्राइब करो। अगर अभी तक नहीं किया तो अपने को जल्दी से जल्दी 10K तक पहुंचना है। साथ के साथ आपको वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। सब्सक्राइब जरूर से कर देना, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर की फैमिली बनानी है अपने को। सबसे पहले बात करें आपको समायोजन, एसिमिलेशन क्या होता है। तो समायोजन क्या होता है? समायोजन होता है देखो, आप यहाँ से आपने एक शब्द सुना होगा, समायोजित करना। समायोजित करना मतलब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। तो इसी शब्द से बना है समायोजन। इसका अर्थ क्या होता है? जब अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोग, मतलब अलग अलग समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर रहने लग जाते हैं और एक कॉमन संस्कृति को अपना लेते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? समायोजन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने बताया था, आप कॉलेज में हैं, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी, आप किसी भी कॉलेज के विद्यार्थी हो, तो आपके कॉलेज में हो सकता है कोई जोधपुर से आया हुआ है, कोई जयपुर से आया हुआ है, कोई बारां से आया हुआ है, कोई झालावाड़ से आया हुआ है, कोई कहाँ से आया हुआ है। सभी लोगों की भाषा, कोई शेखावाटी से है, सबकी भाषा अलग हो सकती है। सब लोगों के थोड़ा थोड़ा खान पान में भी अंतर होता है। सब लोगों की बोलचाल में, उनकी वेशभूषा में, उनके रहन सहन में अंतर हो सकता है। लेकिन जैसे आप कॉलेज के अंदर आते हो, आप सभी लोग अपनी कक्षा में आते हो, सभी लोग क्या करते हो? एक जैसी भाषा अपना लेते हो। जैसे आप हिंदी में बात करते हो, आप एक जैसी ड्रेस पहनते हो, मतलब वेशभूषा पहनते हो, कॉलेज के अंदर जो चलती है वो वाली पे वेशभूषा पहनते हो। रहन सहन भी आपका कैसा हो जाता है? एक जैसा हो जाता है। तो समझ में आ गया आपको? जैसे आप जयपुर में आए या फिर आप अगर यहाँ पर आपके कॉलेज में आए, आपका क्या, आपका सब कुछ बदल गया। आपने क्या किया? बस एक अपने एक साथ जैसे सभी लोग कर रहे थे वहाँ पर, वैसी एक जैसी वेशभूषा, भाषा, संस्कृति को आपने अपना लिया। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? इसी चीज़ को जाना जाता है आपका समायोजन के नाम से, एसिमिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो अब आपके सामने अगर समायोजन का प्रश्न देखने को मिलेगा तो आप कम से कम कुछ तो लिख पाओगे। मैंने उदाहरण भी दे दिया आपके सामने। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपको बस क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। आप में से काफ़ी बच्चे वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं। सामाजिक प्रक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन सी? एसोसिएटिव और डिसोसिएटिव। तो सामाजिक प्रक्रिया दो प्रकार की होती हैं, एसोसिएटिव, डिसोसिएटिव। समझा दूंगा होती क्या है। एसोसिएटिव क्या होती है? सहज संधात्मक, और डिसोसिएटिव होते हैं असह संबंधात्मक। तो सह संबंधात्मक क्या होता है? इसमें क्या होता है, जब हम लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, जैसे मैंने वो समझाया था ना, एसिमिलेशन। सभी लोगों ने क्या किया? क्या मिलजुल कर एक जैसे के रहने लगे। या फिर ऐसे समझ लो, इसका एक उदाहरण होता है, आपकी कॉलेज में क्या था? एक क्रिकेट का मैच हो जिसमें सारी की सारी टीमें हैं वो आ रही थी। समझे? आपके जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज पढ़ते हैं बड़ी बड़ी, उनकी सभी की टीम आ रही थी। अब क्या था, आपका कॉलेज में आप मान लो बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो ना, तो सेकेंड ईयर के विद्यार्थी हो और आपका फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर वालों के साथ क्या है, थोड़ी कम कम बनती है, खटपट रहती है। मतलब आपको बच्चों के साथ आपस में लड़ाई तो रहती है कॉलेज वगैरह में, तो आपकी कम बनती है। लेकिन जैसे क्रिकेट का मैच हुआ तो सारे के सारा जो आपके स्टूडेंट है वो सारे के सारे एक साथ मिलकर आप अपनी टीम को चेयर्स कर रहे हो। तो समझ में आ गया? आपकी लड़ाइयाँ तो बहुत थी, लेकिन आपने क्या, जब बात आपकी अपने ऊपर आई तो आप सभी लोग एक हो गए। इसी को कौन सा प्रकार का संबंध कहा जाता है? सहसंबंधात्मक सहयोग के नाम से जाना जाता है, कि सारे के सारे लोग हैं एक साथ संबंध बनाकर सहयोग कर रहे हैं। अगले वाले की बात करूँ, असंबंधात्मक। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या लोग है ना, एक दूसरे के साथ रहते हुए, लेकिन क्या कह जाते हैं, उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है। जैसे अब आपकी क्लास में क्या हुआ, उसी मैच के बजाय आपको बात हो गई कि सारे के सारे बीए फर्स्ट ईयर वालों का, बीए सेकेंड ईयर वालों को, बीए थर्ड ईयर वालों को क्या कंपटीशन रख दिया कि कौन फर्स्ट आएगा। तब क्या हुआ, तब आप एक दूसरे के कंपटीशन में आ गए। समझ में आ गया? आप जो अच्छे दोस्त थे वो भी एक दूसरे के क्या हो गए, कंपटीशन में हो गए। ऐसे भी नहीं समझ में आई?
अगर आप और आपके दोस्त हो, वो दोनों क्रिकेट खेल रहे हो, समझ में आ गया। अब क्या हो, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन क्रिकेट में आपको कर दिया, क्या कर दिया, आप दोनों अच्छा खेलते हो तो एक को ए में कर दिया और एक को बी टीम में कर दिया। तो क्या आप एक दूसरे के साथ अपनी भाईचारा निभाओगे, या फिर क्रिकेट में आप अच्छे से एक दूसरे का कंपटीशन करोगे। समझ में आ गया। तो ये कौन सा होता है संबंध, आपको डिसोसिएटिव जाना जाता है, जहाँ पर प्रतिस्पर्धा और संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। अगले वाला प्रश्न है सहयोग, कोऑपरेशन की भाषा दीजिए। तो सहयोग क्या होता है, जब कोई समूह है या व्यक्ति किसी साझा उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए कार्य करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, सहयोग के नाम से जाना जाता है। तो जब लोग हैं कोई एक फिक्स गोल के लिए, जैसे आप क्या करते हो, अब आपकी एग्जाम में जितने भी विद्यार्थी हैं वो क्या करें, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। किसी को मान लो सोशल प्रोसेस का अगर नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो आपने भेज दिया, अब उसके पास क्या हो गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ गए मोहित सर वाले, तो उसने आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दिए। अब और क्या, किसी बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा था तो आप में से कोई स्टूडेंट उसके एडमिट कार्ड निकालने में मदद कर दी। आपका एक कोई विद्यार्थी है आप में से जिसके पास बाइक वगैरह है, तो आप सारे मिलकर उसके साथ जा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आपको क्या है, सभी को एग्जाम में पास होना है, तो इसीलिए आप सभी आपका एक मुख्य गोल है, उसको प्राप्ति करने के लिए आप सभी लोग क्या कर रहे हो, एक दूसरे के सहयोग कर रहे हो। उसको किस नाम से जाना जाता है, सहयोगी या कोऑपरेशन की भाषा के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, सहयोग के कितने प्रकार होते हैं। तो सहयोग के आपके 3 प्रकार होते हैं, प्रत्यक्ष सहयोग करना, अप्रत्यक्ष सहयोग करना और सहकारी प्रतियोगिता करना। मतलब आप डायरेक्ट किसी भी इंसान का सहयोग कर रहे हो, मतलब वो क्या कर रहा है, अब जैसे कि मैं आपको समझाऊँ, आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आप और आप दोस्त एक दूसरे से मिलकर पढ़ाई कर रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो क्या हुआ, प्रत्यक्ष सहयोग होगा। आपके माता पिता हैं, वो आपके साथ पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आपको पीछे से सपोर्ट करते हैं, पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका कैसा सहयोग है, अप्रत्यक्ष सहयोग है। और सहकारी प्रतियोगिता है, जिसमें आप सभी लोग मिलकर प्रतियोगिता करते हो। तो ये सहयोग के प्रकार होते हैं। अगले वाला प्रश्न है, समायोजन और सहयोग में क्या अंतर होता है। तो समायोजन में हम एक दूसरे की संस्कृति को अपनाते हैं और सहयोग में मिलकर कार्य करते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें सहयोग सामाजिक प्रक्रिया है। तो देखो समायोजन में क्या होगा, जहाँ समायोजन करना पड़ रहा है वहाँ क्या करना पड़ रहा है, आपको अडेप्ट करना पड़ रहा है, मतलब आपको एडजस्टमेंट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ में। मतलब आपको हो सकता है आप कहाँ के क्षेत्र, कोई अलग क्षेत्र के स्टूडेंट हो और आपको भाषा है वो नहीं समझ में आ रही, लेकिन फिर भी आपको क्या करनी पड़ रही है, वो अडेप्ट करनी पड़ रही है, वो स्वीकार करनी पड़ रही है। वो क्या होगा, आपको एडजस्टमेंट, उसको समायोजन के नाम से जानते हैं। लेकिन वहीं अगर अपन बात करें सहयोग की, तो सहयोग में क्या करते हो, हम सब मिलकर आपस में जितने विद्यार्थी हो सब मिलकर कार्य करते हैं, तो इसको किस नाम से बोला जाता है, सहयोग के नाम से जाना जाता है। और समायोजन है वो एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, मतलब दिमाग से चेंजमेंट वाली प्रक्रिया, माइंड से चेंजमेंट वाली प्रक्रिया है। जबकि सहयोग कैसा होता है, एक सामाजिक प्रक्रिया, जिसमें हम सारे के सारे लोग मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं। समझ में आ गया आपको। समायोजन एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया मुख्य अंतर है, और सहयोग कैसे एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है समायोजन, क्योंकि हम अपने खुद में बदलाव करते हैं। समझ में आ गया। 6 नंबर प्रश्न की बात करूँ, समायोजन की विशेषताएं लिखिए। तो समायोजन कैसा होता है, समायोजन एक धीमी प्रक्रिया है, यह एक पारस्परिक समझ, सहनशीलता और सांस्कृतिक समानता पर आधारित होती है। मतलब समायोजन कैसी होती है, आपको पता है कोई भी चीज़, आप कहीं पर जाकर रहने लग गए, और क्या आप एक दिन में ही खुद में बदलाव कर लोगे, नहीं करोगे। धीरे धीरे आपको साल 2 साल 3 4 साल में आप जाकर चीज़ों में, उस इन्वायरमेंट में, उनकी भाषा, संस्कृति, बोली, खान पान, सारे चीज़ों को स्वीकार करते हो। समझ में आ गया। इतने एक दिन में थोड़ी होता है, तो ये बहुत धीमी प्रक्रिया होती है समायोजन। साथ के साथ आपको पारस्परिक समझ भी होनी चाहिए, मतलब जैसे आपके आसपास जो लोग रह रहे हैं, जैसे आप जयपुर में आए, कहाँ से, अलवर से, समझ में आ गया। तो आपकी भाषा अलग थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप क्या समायोजन करके हिंदी बोलना शुरू कर दिया। आपको शहरी खाना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आप धीरे धीरे शहरी खान पीन करना शुरू करने लगे। अब आप भी पुराने गांव के जो नॉर्मल कपड़ों को छोड़ के फैंसी ड्रेस वगैरह पहनने लग गए। समझ में आ गया। तो ये कैसे हो, अब आपको उसमें समझ भी चाहिए, जो आसपास के लोग हैं वो किस प्रकार के खान पान संस्कृति को अपनाए हैं, उसकी समझ भी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है सहनशीलता भी होनी चाहिए। सहनशीलता क्यों होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तो एकदम रिजिड हो गए कि नहीं पहनूंगा मैं, तो भाई अपने हिसाब से जो हमारे गांव में भाषा बोली जाती है, या फिर हमारे क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है, मैं तो वही बोलूँगा, मैं तो नहीं बोलूँगा। तो अगर आप ऐसा भावना रख पाओगे, तो क्या कभी समायोजन कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सहनशील व्यक्ति भी होना पड़ेगा आपको समायोजन करने के लिए।
साथ साथ के साथ आपकी सांस्कृतिक समानता भी होनी चाहिए, मतलब जो उन लोगों में और आप लोगों में दोनों में क्या होनी चाहिए, सांस्कृतिक की जो समानता है वो भी होनी चाहिए। ये क्या है, एक सामाजिक सौहार्द को बढ़ाता, मतलब सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। अगले वाले पॉइंट की तरफ बढ़ूं, प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, जब दो या दो से अधिक लोग, अधिक व्यक्ति या समूह एक समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको कंपटीशन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको बहुत सीधे सी बात पता है, आपको पता है जब आपका चाहे कितने भी निजी दोस्त हो, आप 5 लोग हो, एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो, लेकिन एक कंपटीशन रखा गया, एथले आप रनिंग में बहुत अच्छे हो, मतलब रनिंग क्रिकेट मान लो, क्रिकेट में बहुत अच्छे हो और सभी को 5 अलग अलग टीमों में रख दिया, तो क्या आप एक दूसरे के सहयोग करोगे, सहयोग तो करोगे, लेकिन आप में प्रतिस्पर्धा की भावना की, आप ऐसे सोचोगे कि जिसको जीतना है तो एक दूसरे की स्लेजिंग भी करोगे, एक दूसरे को के साथ आप कुछ टैक्टिक्स भी अपनाओगे, कुछ वीक पॉइंट को भी आप एक्सपोज करोगे। समझ में आ गया। तो यही है कंपटीशन क्या होती है, आप एक समय की एक लक्ष्य को प्राप्त करने का क्या करते हो, प्रयास करते हो, और एक दूसरे को श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास करते हो, उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिस्पर्धा के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, कॉन्फ्लिक्ट का क्या परिभाषा होती है। तो संघर्ष क्या होता है, संघर्ष एक प्रकार की सामाजिक प्रक्रिया है जहाँ पर दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के विरोध करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति है तो सीधे टकराव में आते हैं। तो आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब सीधी बात है, लड़ाई क्यों होता है, दो या दो से अधिक लोग जब एक दूसरे से संघर्ष करना चाहे, जहाँ क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे कि आपको आपका जो जब आपस में आपने देखा होगा, आप कॉलेज के विद्यार्थी हो, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके लिए बच्चे आपस में लड़ते हैं। तो क्यों लड़ते हैं, कोई ना कोई एक ऐसी चीज़ होती है जिनके ऊपर दोनों के विचार, दो पक्षों के वैचारिक मतभेद हो गए हैं, इसीलिए क्या हो रही है, लड़ाई हो रही है। तो कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है जब दो पक्षों के आपस में वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। अच्छा सा उदाहरण मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, वरना मैं बता देता हूँ आपके सामने। प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में क्या अंतर होता है। तो प्रतिस्पर्धा अप्रत्यक्ष होती है जिसमें नियमों का पालन होता है। तो कोई भी कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्या फर्क होता है, वो इनडायरेक्टली कार्य करता है, मतलब उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, संघर्ष तो होता है, लेकिन कैसे होता है, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से होता है और उसमें नियमों का पालन होता है। समझ में आ गया। जैसे मैं आपको एक अच्छी चीज़ समझाऊँ, क्रिकेट में का एग्जाम्पल ले लो, आप एक दूसरे के सामने जब क्रिकेट खेलते हो तो आपको दो में से एक जीतेगा, उसमें एक कंपटीशन चल रहा है ना, एक दूसरे के हो सकता है वहाँ पर आप एकदम शोल्डर पुश भी कर दो, एक दूसरे के साथ फाइटिंग भी हो जाए, मतलब स्लेजिंग भी करने लग जाओ, आप एक दूसरे की मतलब थोड़ा हार्डनेस लैंग्वेज का भी यूज कर लो, लेकिन होगा सारी चीज़ें कैसे, किस तरीके से होगा, नियमों के अनुसार ही होगा सारी चीज़ें। ऐसे थोड़ी कि लठ लेके एक दूसरे सिर फोड़ने लगे, ऐसा नहीं होगा ना। ऐसा कब होता है, जबकि संघर्ष प्रत्यक्ष हो सकता है और हिंसात्मक भी हो सकता है, लेकिन जब बाजा कॉलेज में एक दूसरे की लड़ाई, तो ले लठ बाठा सारे एक दूसरे की कर दी, सिर फोड़ दी। तो संघर्ष कैसा होता है आपका, हिंसात्मक भी होता है, जिससे क्या होती है, टकराव की स्थिति भी आपस में बन सकती है। अगले वाला पॉइंट है, सहयोग क्यों जरूरी होता है। तो सहयोग एक सामाजिक जीवन पर आधारशिला है। भाई एक बात बताओ, कोई एक आदमी जिंदगी में कदे सब कुछ थोड़ी कर सके, कौन कर सके ना। तो यही है, जो समाज होता है उसमें उसकी जो आधार होता है वो कौन सी होती है, आपकी सहयोगी प्रक्रिया, वो समाज का आधार होती है। इसके बिना समाज में एकता, विकास और सामूहिक कार्य संभव नहीं होते हैं। तो आपको पता है, इसके आपके सहयोग के बिना समाज के अंदर एकता भी नहीं मिल सकती, आपको विकास भी नहीं हो सकता, और सामूहिक कार्य वो भी संभव नहीं हो सकते हैं। और जो सहयोग होता है वो क्या करता है, सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है। तो समझ में आ गया, सहयोग क्या है, सहयोग एक सामाजिक जीवन पर आधारित एक जीवन, इसी के आधार पर जीवन चलता है। आपको पता है सभी लोग, भाई अकेला इंसान कभी जीवन नहीं जी सकता, आप कितने अकेले रह लो, लेकिन जीवन में एक दूसरे के सहयोग से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो ये थी आपकी यूनिट फर्स्ट, जिसको मैंने रिवाइज करा दिया। बात करेंगे अपनी यूनिट नंबर सेकंड की। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। तो सामाजिक परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन का तात्पर्य है समाज में संरचनाओं, कार्य, मूल्य और परंपराओं में समय के साथ होने वाले स्थायी और महत्वपूर्ण बदलावों में से। तो सामाजिक परिवर्तन क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है भाई वक्त के साथ जो समाज के अंदर की जो विश्वास, समाज का कार्य करने का तरीका हो गया, समाज की जो परंपराएं हो गई, संस्कृति हो गई, संरचना होगी, स्ट्रक्चर हो गया, उसमें जो बदलाव देखने को मिलता है, स्थायी और महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है, सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
जैसे समाज में पहले लोग क्या हुआ करते थे, समाज में पहले सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे, लेकिन आज के समय ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। समाज में पहले लोग क्या होते थे, आपने आपके घर में देखा हो, पहले लोग विश्वास रखते थे ज़्यादा लोगों में, मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ही ज़्यादा अपन खुश रहेंगे। लेकिन आजकल क्या करते हैं, आजकल जितने कम हो उतने अच्छा रहता है। दूसरी बात, पहले लोग क्या होते थे, एक पिताजी के अगर 4 बेटे होते थे, वो चारों एक साथ रहने में विश्वास रखते थे संयुक्त परिवार में। लेकिन आजकल क्या है, एक सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि अगर 4 बेटे हैं तो 4 अलग अलग जगह मकान बनाएंगे। समझ में आ गया। पहले के समय क्या हुआ करता था, पहले के समय आपका जैसे पिताजी हैं और पिताजी के भाई हैं 3, तो वो भी क्या करते थे, एक दूसरे के बच्चों को डांट देते थे। लेकिन आज के समय पिताजी नहीं डांट पा रहा है किसी को। समझ में आ गया। डांटना मतलब समझना, रोकना, कोई गलत कार्य कर रहे हो तो रोकने से संबंधित। तो यही है जो समाज के अंदर। और पहले भाई जो समाज के लोग, बड़े बुजुर्ग कुछ लोग कह दिया करते थे तो वही चीज़ें मान ली जाती थी। लेकिन आजकल बच्चे हैं वो किसी की मानते भी नहीं है भैया, है ना, आज्ञा नहीं मानते हैं। तो समाज में ये जो बदलाव आपको देखने को मिल रहे हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, सामाजिक परिवर्तनों के नाम से जाना जाता है। एक और उदाहरण बताऊं, आपके मदर या को पूछना कि उनको पढ़ाई करने का क्या, कॉलेज तो पढ़ाई करने का मौका मिलता था, नहीं मिलता था, लेकिन आपको मौका मिल रहा है ना। तो यही है, अब धीरे धीरे महिलाओं सशक्तिकरण है या महिलाओं के जो अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ती जा रही है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, सामाजिक परिवर्तनों के नाम से जाना जाता है। समाज के कार्य करने का तरीका, समाज की संरचना, समाज के मूल्यों में जो समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं, उसी को सामाजिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है, सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण क्या होता है। तो जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं उसके मुख्य कारण क्या होता है, प्रौद्योगिकी, मतलब टेक्नोलॉजी होती है, उसके कारण भी। अब आपको पता है, पहले के समय में सारे लोग एक साथ बैठते थे शाम के समय, आज के दिन घर में 4 जने हैं, चारों एक दूसरे के पास में बैठे हैं, लेकिन चारों मोबाइल चला रहे हैं। तो समझ में आ गया, टेक्नोलॉजी के कारण क्या होगा, ये बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आर्थिक विकास, जैसे जैसे पैसा आता चला जाता है तो लोगों का जो व्यवहार करने का तरीका वो भी बदल जाता है। शिक्षा हो गई, जनसंख्या वृद्धि हो गई और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो गया, कोई युद्ध हो गए, कानून सुधार हो गए, इनसे क्या होता है, आपको समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं। तो शिक्षा से भी लोग क्या होते हैं, जागरूक होते हैं। पहले महिलाओं के प्रति जो नियम हुआ करते थे, महिलाओं को पढ़ने का ज़्यादा अधिकार नहीं होता था। समझ में आ गया। तो अब शिक्षा के साथ लोग जागरूक होने लगे। जातिवाद ज़्यादा था, अब जातिवाद भी कम हो गया है। तो यही है, ये कुछ सामाजिक परिवर्तन है, समय के साथ देखने को मिलते हैं। अगले वाला है, सामाजिक परिवर्तन के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सामाजिक प्रकार के 4 प्रकार होते हैं। प्रगतिशील प्रतिगामी परिवर्तन, मतलब धीरे धीरे वक्त के साथ धीरे धीरे आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, प्रगति कर रहे हो समाज में, जैसे महिलाओं के अधिकारों के प्रति प्रगति हो रही है। अगला क्या है, योजनाबद्ध और अप्रत्याशित तरीके से, मतलब योजना बनाकर सरकार ने कोई योजना बना रही है कि लोगों से क्या, गरीबी उन्मूलन की जो योजना है वो, या फ्री एजुकेशन दी जाएगी, या फ्री हेल्थ केयर दिया जाएगा। तो इससे क्या होता है, आपको योजनाबद्ध तरीके से समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है। या फिर जो पिछड़ा वर्ग है उसको रिजर्वेशन के माध्यम से सभी लोगों के बराबर लाया जा रहा है। तो ये योजनाबद्ध बदलाव में से एक है। अगला क्या है, आंशिक व व्यापक परिवर्तन, मतलब अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, जैसे कोरोना के बाद में जो डिजिटल है, ऑनलाइन पढ़ाई, उसका क्या विस्तार हुआ है। तो ये क्या हो गया, कोरोना किसी ने सोचा थोड़ी था कोरोना आएगा और फिर अपन ऐसे डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, नहीं सोचा था ना। तो ये व्यापक है। तत्कालीन और धीमा परिवर्तन, तो अचानक से कोई परिवर्तन हो गया, जैसे कोई युद्ध वगैरह हो जाते हैं तो उसके बाद में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं उसको तत्कालीन परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले वाला प्रश्न है, प्रगतिशील परिवर्तन किसे कहते हैं। तो ऐसे परिवर्तन जहाँ पर समाज उन्नति की ओर ले जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको प्रगतिशील परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। और लोगों के जीवन स्तर को सुधारते हैं उसे प्रगतिशील परिवर्तन कहते हैं, मतलब समाज है उन्नति की तरफ जा रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसी को प्रगतिशील परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगले वाला क्या, प्रतिगामी परिवर्तन क्या होता है। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़े, अप्रत्याशित परिवर्तनों के उदाहरण सब दीजिए। तो अप्रत्याशित कैसे होते हैं, जैसे कि जिनको अपने को पता नहीं होता, अचानक से हो जाते हैं, जैसे प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई भूकंप आ गया, कोई सुनामी आ गई, साथ के साथ महामारी आ गई, जैसे कोविड-19 की जो महामारी आई थी वो कोई पता थोड़ी था, अचानक से आ गई थी। और युद्ध जैसी जो अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं जिनको हम मनुष्य प्लान नहीं करता, योजना नहीं बनाता और अचानक से घटित हो जाती हैं और इससे अचानक से समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं, उसी को किस नाम से जाना जाता है, योजनाबद्ध, आपको योजनाबद्ध परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े, सामाजिक परिवर्तन का प्रभाव किन क्षेत्रों पर होता है। तो सामाजिक परिवर्तन होते हैं जो समाज में बदलाव देखने को मिलते हैं, उसका आपको किस किस क्षेत्र पर प्रभाव देखने को मिलता है।
सामाजिक परिवर्तनों से जो समाज की जो संस्कृति हो गई, मूल्य हो गए, शिक्षा और जो आर्थिक ढांचा होता है और राजनीतिक संस्थाओं पर प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर कोई भी समाज में बदलाव हो रहा है तो सबसे पहले कौन सी होगी, समाज की संस्कृति बदलती चली जाती है। ऐसे समाज में जो बदलाव होते हैं सामाजिक, जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो अब समाज के अंदर लोग एक रहना कम पसंद करते हैं। समझ आ गया। शिक्षा है, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्थिक ढांचा, पैसा कमाने का तरीका हो गया, राजनीतिक संस्थाएं हो गई, उन सब चीज़ों पर क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन से बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है। अगले वाला पॉइंट है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, रेखीय सिद्धांत किसे कहते हैं। तो रेखीय सिद्धांत में क्या बताया गया है कि समाज है वो निरंतर रूप से प्रगति करता रहता है और क्या इसमें क्या होता है, पीछे लौटने की संभावना नहीं होती। मतलब इसमें क्या बताया, समाज ने हमेशा आगे की तरफ ही प्रगति की है। इसका उदाहरण क्या है, पहले समाज में पहले जो हमारा मन होता था वो कहाँ पर रहता था, पहले अपन जंगलों में रहते थे, फिर अपन गुफाओं में रहना शुरू किया, समझ में आ गया। फिर अपन और थोड़े समझदार हुए तो अपन ने क्या किया, जो जंगलों के अंदर पेड़ वगैरह काट कर एक छोटा सा झोपड़ी नुमा बना दिया। फिर अपन सारे लोग सही एक साथ कबीलों में रहने लगे तो थोड़ा झोपड़ियाँ बननी शुरू हो गई। फिर कबीलों से बड़े बड़े राज्य बनने शुरू हुए तो क्या हो गए, आपके जो और पक्के मकान, थोड़े मतलब पत्थर वगैरह को यूज करके थोड़ी झोपड़ी, घास फूस, ऐसे कुछ मकान बनने शुरू हुए। फिर अपन एक लोकतंत्र, जो राजतांत्रिक परंपरा और आगे बढ़ी तो अपन पक्के मकानों की तरफ आ गए। अब औद्योगिक क्रांति आ गई है तो इंसान ने सबसे पहले शुरुआत की जंगलों से, कृषि से औद्योगिक क्रांति से आपको डिजिटल वर्ल्ड, तकनीकी क्रांति, और तकनीकी क्रांति से अब अपन बढ़ चुके हैं एआई की तरफ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। तो यही है कि इंसान ने इन सब चीज़ों में क्या हुआ, धीरे धीरे प्रगति ही की है। तो इसको किस थ्योरी से नाम से जाना जाता है, लीनियर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। अब रेखीय थ्योरी का तो मैंने उदाहरण समझा दिया है। अब इसमें मैं आपको अगली थ्योरी कराऊंगा, साइक्लिक थ्योरी। चक्रीय सिद्धांत कौन सा होता है, तो चक्रीय सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया है, समाज एक चक्र में कार्य करता है। ऐसे कार्य करता है कैसे, क्या होता है, कोई भी सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, वो क्या होगी, स्टार्टिंग में वहाँ पर 5-10 लोग रहना शुरू हुआ होगा, शुरुआत होगी उस सभ्यता की। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे वो सभी लोग अपने जो जीवन के चरम स्तर पर, सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचे, उन्होंने धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, नगरीय व्यवस्था तक बनाई, इतनी नगरीय व्यवस्था बनाई जो आज के समय में भी भारत के अंदर नहीं है, इतनी विशिष्ट नगरीय प्रणाली थी उनकी। लेकिन फिर क्या हुआ, चरम स्तर पर जाने के बाद में कोई भी चीज़ चाहे कितनी ऊंचाई पर जाए, एक बार नीचे की तरफ भी जरूर आती है। तो उसका क्या होगा, फिर पता नहीं मतलब जो सुनामी हो गया, फिर अन्य कोई कारणों से उस सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। वहाँ पर रहने वाले जो सभ्यता थी वो क्या हो गई, खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद में क्या, फिर से सिंधु घाटी के आसपास लोग रहना शुरू करते हैं। उससे फिर आज अपन जो आपकी सिंधु नदी है उसके पास जितने शहर देखते हो, भारत हो गया, पाकिस्तान, जो देश हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो गए, ये सारे जो देश हैं वो बसे होंगे तभी तो यहाँ पर अब लोग रह रहे हैं। तो इसलिए क्या, उसका पुनरुत्थान भी होता है। तो यही है, इतिहास स्वयं को दोहराता है और परिवर्तन कैसा, चक्रीय होता है। मतलब कोई भी पहले उसकी स्थापना होती है, फिर शिखर पे पहुंचता है, फिर पतन होता है, फिर पुनरुत्थान फिर से हो जाता है, और फिर से आपका क्या होती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अगले वाला है, इसमें अगस्त कॉमेट के सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत समझे। तो अगस्त कॉमेट ने कौन सा बताया था, अगस्त कॉमेट ने रेखीय सिद्धांत दिया था और कहा था समाज 3 अवस्थाओं से गुजरता है, धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक। और ये कैसा है, ये विकास कैसा होता है, कार्मिक होता है, मतलब कर्मिक होता है। तो इसने क्या बताया कि समाज उन्नति की तरफ, आगे की तरफ बढ़ता है, और उसमें क्या होता है, इंसान सबसे पहले धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, फिर वो दार्शनिक, मतलब पहले धार्मिक में क्या करेगा, वो बातों को मतलब एकदम जैसे जो कि तो मान लेगा। फिर दार्शनिक होगा, फिर वो खुद से सवाल पूछना शुरू करता है कि मेरा जन्म हुआ तो क्यों हुआ, मैं इस भगवान की भक्ति करता हूँ तो क्यों करता हूँ, मुझे इस जीवन का मूल्य क्या होता है। फिर क्या होता है, फिर वो वैज्ञानिक ढंग को अपना लेता है, और उसके बाद में क्या, वो वैज्ञानिक ढंग से जीवन जीना शुरू कर देता है। और यही कार्मिक प्रक्रिया सामाजिक विकास को दिखाती है। तो आपके समझ में आ गया। यूनिट फर्स्ट आपको रिवाइज करा दिया मैंने अच्छे से, यूनिट नंबर सेकंड है वो आपको अच्छे से रिवाइज कराती है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड की तरफ, सामाजिक स्तरीकरण क्या कहलाता है। तो सामाजिक सतहीकरण क्या होता है, यह वह प्रक्रिया होती है जिससे समाज के लोग विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है और जो असमानता पर आधारित होती है। तो सामाजिक सतहीकरण की जो प्रक्रिया होती है, ये समाज में अलग अलग प्रकार की जो श्रेणियों में विभाजित होती है। मतलब समाज है उसके अलग अलग स्तर देखने को मिलते हैं ना, जैसे जाति के आधार पे देखो, पहले ब्राह्मण आते हैं, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, और फिर शूद्र आते हैं। तो इसमें क्या बना, स्तर बना हुआ है उनकी, मतलब जो उच्च ब्राह्मण होते हैं उनको ज़्यादा ऊंचा माना जाता है, फिर उससे नीचे क्षत्रिय आते हैं, फिर उससे नीचे वैश्य आते हैं, फिर आते हैं
शूद्र। तो ये क्या, ये सामाजिक सतह स्तरीकरण को माना जाता है। वैसे क्या होता है, पैसे के आधार पर भी होता है। सबसे पहले अमीर लोग आते हैं, फिर मध्यम वर्ग आता है, फिर निम्न वर्ग आता है। तो ये समाज में जो स्तर बने हुए हैं उनको सामाजिक स्तरीकरण के नाम से जाना जाता है, जिससे समाज में श्रेणियों में विभाजित होता है और असमानता भी इसमें देखने को मिलती है। और ये श्रेणियां कैसे बनती है, धन के आधार पर, प्रतिष्ठा के आधार पर, शक्ति के आधार पर और सामाजिक स्थिति के आधार पर ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। अगले वाला प्रश्न की बात करूँ, सामाजिक सतहीकरण का मुख्य कारण क्या होता है। तो जो समाज में जो स्तर देखने को मिलते हैं, समाज में जो श्रेणियां असमानताएं देखने को मिलती हैं, ये क्यों देखने को मिलती हैं। इनका मुख्य आधार क्या, आर्थिक, मतलब पैसे के आधार पर देखने को मिल सकती है। स्थिति, आपकी कोई भी इंसान, उसकी पोजीशन, वो समाज के किस स्तर पर है। प्रतिष्ठा के आधार पर कहाँ पर है। शिक्षा, उसके पास कितनी शिक्षा है। आपको पता है भाई, कोई इंसान अच्छा शिक्षित है उसकी तो अलग प्रतिष्ठा होगी, उसकी अलग होगी। जो कम पढ़ा लिखा उसका अलग होगी, और जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता उसकी समाज में स्तर जो प्रतिष्ठा होती है वो अलग लेवल की होती है। इसके साथ जो जाति होती है, मतलब जो ब्राह्मण हो गए उनकी अलग है, वैश्य शूद्र, इस तरीके से क्या होती है, समाज में जाति के आधार पर भी स्तर बने होते हैं। धर्म की बात करूं, धर्म, लिंग और पैसा और शक्ति, तो कोई भी इंसान धर्म के हिसाब पर भी क्या होता है, आपको समाज में स्तर देखने को मिलता है। महिला पुरुष के आधार पर भी देखने को मिलता है, और शक्ति, पक्ष, पावर के आधार पर भी आपको क्या देखने को मिलता है, समाज में स्तरीकरण देखने को, सतहीकरण देखने को मिलता है। इन आधारों पर व्यक्ति में उच्च व नीची श्रेणियों में रखा जाता है। तो जैसा जिसके पास जो इन सब चीज़ों में ऊपर स्तर में होगा उनको ऊंचा रख दिया जाएगा, जो नीचे होंगे उनको निचले स्तर पर रख दिया जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूं, सामाजिक सतहीकरण के क्या कारण होते हैं। तो सामाजिक सतहीकरण के क्या कारण होते हैं, सबसे पहला होता है जातीय सतहीकरण। सबसे पहला जो पॉइंट निकल के आता है जातीय, मतलब जाति के आधार पर लोगों में स्तर बने होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, जातीय सतहीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला क्या, वर्गीय सतहीकरण, मतलब क्लास के आधार पर या वर्ग के आधार पर लोगों के जो सामाजिक स्तर बने होते हैं। अगले वाला है लिंग सतहीकरण, मतलब महिला पुरुष के आधार पर, जेंडर के आधार पर सतहीकरण देखने को मिलते हैं। नस्ल, रेस के आधार पर, काले या गोरे के आधार पर जो समाज में स्तर बने होते हैं। और आर्थिक स्तर पर, अमीर व गरीब है उसके आधार पर ये सतहीकरण बने होते हैं। तो यह पाँचों की पाँचों चीज़ें आपको अच्छे से याद कर लेनी है। अगला क्या है, जाति आधारित सतहीकरण क्या होता है। तो ये जन्म पर आधारित होता है। तो जाति क्या होती है, जन्म पर आधारित सतहीकरण होता है, जिसमें व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पूर्व निर्धारित होती है। मतलब उसके जन्म लेने से पहले उसमें निर्धारित कर लिया जाता है कि वो किस कुल, समाज व जाति में जाने वाला है। और इसी भारत की वर्ण व्यवस्था का उदाहरण है, जो जन्म से तय होती है। और ये व्यवस्था कहाँ पर मिलती है, भारत में मिलती है, जो व्यक्ति के वंशवाद या मतलब जन्म से पता चलती है। अगला क्या, वर्ग आधारित सतहीकरण क्या होता है। तो वर्ग आधारित सतहीकरण क्या होता है, जिसमें व्यक्ति उसकी योग्यता, आय, पैसा और शिक्षा के आधार पर होती है। मतलब वर्ग क्या होगा, वही है क्लास के आधार पे, मतलब कोई भी इंसान कितना पैसा है, कितना आय है, कितनी शिक्षा है और कितना पैसा है, उसके आधार पे उसकी क्लास बना ली जाती है। जैसे डॉक्टर हो गया उसकी अलग इज्जत हो गई, टीचर हो गया उसकी अलग इज्जत हो गई, कोई वर्कर के, कोई मतलब डेली वर्कर है उसकी अलग रेपुटेशन होती है समाज में। तो यही होती है, उसमें आपको सामाजिक सतहीकरण के नाम से जाना जाता है। इन सब क्वेश्चन को रिवाइज ना करा कि मैं आपको कुछ एक दो थ्योरियाँ हैं जो इंपॉर्टेंट होती है वो कराऊंगा। डेविस और मूरे का सामाजिक सतहीकरण का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो डेविस और मूरे ने कहा था, सामाजिक सतहीकरण क्या क्रियात्मक है, समाज में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए प्रतिभाशाली लोगों को प्रेरित करने तो असमानता आवश्यक होती है। तो डेविस और मूरे है, उसने सामाजिक सतहीकरण को क्या माना है, अच्छा माना है। इन्होंने क्या कहा है, अगर समाज में क्या होगा, जैसे कोई डॉक्टर है और कोई डेली वर्कर है, तो दोनों में क्या होगा भाई, डॉक्टर बनने के लिए इंसान को कितनी मेहनत लगती है। 5-10 साल की लगातार पढ़ाई करने के बाद में एक व्यक्ति डॉक्टर बनता है, उसने ज़्यादा मेहनत करी है, तो उसको उसके समाज में प्रतिष्ठा भी अलग होनी चाहिए, उसको पैसा भी ज़्यादा मिलना चाहिए। वही वर्कर है, वो भी समाज के लिए ज़रूरी होता है, लेकिन उसके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आप थोड़े मेहनत काम करते वक्त लगती है, आपको उस प्रक्रिया में इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि समाज में ये जो भेदभाव है ये होना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इससे समाज है उसमें प्रतिष्ठा है, समाज में लोग हैं अधिक मेहनत करने के लिए, कुछ कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। समझ में आ गया। तो यही है, डेविस और मूरे ने सामाजिक सतहीकरण का सिद्धांत दिया था। तो समाज, इनके अनुसार सामाजिक असमानता वो जरूरी है। और ये विचार किसके थे, ये डेविस व मूरे के विचार थे। अगले वाला, डेविस मूरे के अनुसार असमानता क्यों आवश्यकता होती है। तो इन्होंने क्या बताया, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। वे मानते हैं समाज के उच्च पदों को भरने के लिए प्रोत्साहन जरूरी है। तो उनका मानना था कि अगर समाज में ऊंचे हाई क्वालिफाइड पोस्ट होते हैं, ऐसा पद जहाँ पर एक क्या होते हैं, एक योग्य व्यक्ति को पहुंचना चाहिए, उसके लिए जो असमानताएं हैं, ये भेदभाव है, ये जरूरी होता है।
इसके लिए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए पुरस्कार देना चाहिए जिससे योग्य लोग आकर्षित हो। तो इससे क्या होना चाहिए, इससे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हैं उनको अधिक वैल्यू देनी चाहिए, अधिक महत्व देना चाहिए, जिससे क्या वहाँ पर योग्य लोग ही पहुँच सकें। तो डेविस मुरे ने बताया कि ये जो असमानता है ये वक्त के साथ ज़रूरी भी होती है, ताकि समाज में क्या होगा, आपके सामने जो कठिन कार्य हैं, जैसे आर्मी में फौजी जो आर्मी में जो लोग जाते हैं तो वही बहुत कठिन कार्य है, अब उनको सम्मान मिलेगा तो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। समझ में आ गया? इस एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ पाओगे। कार्ल मार्क्स का सामाजिक सत्याग्रह का सिद्धांत क्या होता है? कार्ल मार्क्स का सामाजिक सत्याग्रह का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित होता है, वो वर्ग संघर्ष के आधार पर है। मतलब उन्होंने वर्गों को दो आधार पर बांटा था, पूंजीवादी और श्रमिक वर्ग। इन्होंने क्या बताया कि जो पूंजीवादी लोग होते हैं, जैसे एक फैक्ट्री का उदाहरण ले लो, फैक्ट्री में क्या हो गया, एक व्यक्ति है जो ओनर है उसका और एक बाकी क्या वर्कर हैं। तो ओनर होता है जो उसका जो मालिक होता है वो क्या देखता है कि वहाँ पर जितने भी कार्य करने वाले हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा सके ताकि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिया जा सके, और इसी बीच में उन दोनों में क्या होता है, हमेशा संघर्ष हुआ रहता है। तो यही है जो कार्ल मार्क्स ने ये सामाजिक सत्याग्रह का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष क्या है? तो कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष यही है, शोषित वर्ग हो गया और पूंजीवादी वर्ग हो गया, ये क्या होते हैं, एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूंजीवादी लोग हैं वो शोषित वर्ग को क्या करते हैं, लगातार शोषण करते हैं। उनको कभी भी जो मालिक होता है ना वो कभी भी इतना पैसा नहीं देता जितनी उनकी मजदूरी होती है उतना। मतलब 10 रुपये का काम करेगा तो उन्हें कभी भी 5 या 3 रुपये से ज़्यादा कभी भी नहीं देता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये संघर्ष चलता रहता है, और इस संघर्ष के लिए हमें क्या करनी चाहिए, क्रांति का उपयोग लेना चाहिए ताकि समाज में परिवर्तन आते रहे। तो यही कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। अब आपकी बात करें अपन, यूनिट नंबर 1 रिवाइज करा दी, आपकी यूनिट नंबर 2 रिवाइज करा दी, यूनिट नंबर 3 रिवाइज करा दी। क्या अभी तक आप वीडियो देख रहे हो? तो अभी तक देख रहे हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना, अगर लाइक नहीं किया है तो। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, समाजीकरण क्या होता है? तो समाजीकरण क्या होता है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के मूल्यों, मान्यताओं, परंपराओं और व्यवहार को सीखता है। तो समाजीकरण कौन सी कैसी प्रक्रिया होती है जिसमें समाज क्या सीखता है? समाज है, समाज में जो अलग अलग प्रकार के मूल्य चलते हैं, समाज में जो अलग अलग प्रकार की मान्यताएं होती हैं वो सब इंसान सीखता है। समझ में आ गया? मतलब जैसे आप बचपन में पैदा होते तो आप जन्म लेते आपको ये थोड़ी पता था अपने पिताजी हैं, ये अपने रिश्तेदार हैं, ये समाज में अपने काका ताऊ हैं, या फिर ये समाज में वो लोग हैं। तो समाज के बारे में हमें थोड़ी पता चल गया था, धीरे धीरे वक्त के साथ पता चला ना, समाज में हमें कैसा व्यवहार करना पड़ता है, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करना है, किन के साथ आपको कैसा बोलना है। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है? समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। वक्त के साथ समाज की जो नियम होते हैं उनको, वहाँ की मान्यताएं, क्या क्या परंपराएं हैं, वो सब चीज़ें हम सीखते हैं, वही चीज़ें हमारे जीवन का भाग बन जाती हैं। उसी को क्या कहा जाता है? समाजीकरण के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करूँ, समाजीकरण क्यों आवश्यक होता है? तो समाजीकरण भाई अपन इंसान वो क्या है, सामाजिक प्रणाली है। हम सारे लोग मिलजुल कर एक समाज में रहते हैं, तो वहाँ के नियम कायदों को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सीखोगे तो क्या होगा, सभी लोग कोई इधर जा रहा है, कोई एक दूसरे के नियमों को नहीं मान रहा है, तो क्या होगा, सामाजिक व्यवस्था है अच्छे से नहीं चलेगी। कोई भी व्यवस्था को चलने के लिए वहाँ के नियम कायदों से ही चलना अच्छा रहता है। समाजीकरण के बिना सामाजिक जीवन में ढल नहीं सकता इंसान। तो अगर समाजीकरण उसका नहीं हुआ अच्छे से तो वो क्या उसका सामाजिक जीवन में नहीं ढल सकता है। यह व्यक्ति को भाषा, आचरण, संस्कार और सामाजिक नियम सिखाता है। तो ये चीज़ क्या क्या सिखाती है इंसान को? ये सिखाती है व्यक्ति को किस प्रकार की भाषा का उपयोग करना चाहिए समाज में रहने के लिए, कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करना चाहिए लोगों के साथ, कैसे संस्कार होने चाहिए आपको। तो जैसे अमेरिका में संस्कार चलते हैं वैसे क्या इंडिया में चलते हैं? नहीं चलते हैं। वहाँ की भाषा अलग है, यहाँ की भाषा अलग है। समझ में आ गया? वहाँ के नियम अलग है समाज के, यहाँ के नियम अलग है। तो जो हर समाज होता है उसके अपने अपने नियम होते हैं, अपने अपने क्या होते हैं, संस्कार होते हैं। और ये चीज़ हमें सीखने चाहिए ताकि क्या सकें हम, क्या हो इससे, हम समाज का एक बहुत अच्छा हिस्सा बन सकें, हम समाज को आगे ले जा सकें, और समाज आगे बढ़ता है तो हमारा सबका विकास होता है। ये क्या होता है, हमें एक जिम्मेदार और एक महत्वपूर्ण नागरिक बनाने में भी बहुत बड़ा योगदान होता है इस प्रक्रिया का। अगले वाले प्रश्न की बात को, समाजीकरण की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? तो समाजीकरण क्या होता है, ये आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? ये जीवन पर्यंत मतलब लगातार चलने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? समाजीकरण के
के नाम से जाना जाता है। सामाजिकरण समाज में रहने की क्षमता विकसित करता है। मतलब अगर आप समाज में रहते हो तो आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए, आपको समाज में जो लोग हैं इनके साथ आप अडेप्ट कर पाते हो, एडजस्ट कर पाते हो। समझ में आ गया? अगर समाजीकरण आपका अच्छा है, अच्छे संस्कार हैं, अच्छा आपका व्यक्तित्व है, आप समाज के नियम कायदों को मिलते हो, तो वहाँ से आप सभी लोग हैं उनके साथ बहुत अच्छे से रहन सहन होगा आपका। और ये अस्तित्व के लिए अनिवार्य है और ये आपके जो जो अस्तित्व है, मतलब आपका समाज में जो व्यक्तित्व है उसके लिए ज़रूरी होता है। और ये कैसे बनता है, हम समाजीकरण कैसे सीखते हैं? अलग अलग प्रकार की संस्थाओं से सीखते हैं। अब वो संस्थाएं कौन सी होगी, आगे प्रश्न आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं कौन सी होती हैं? तो समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं कौन सी होती हैं? परिवार। सबसे पहला होता है परिवार। तो आपका जो परिवार होता है वहाँ से आप क्या सीखते हो? आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है उसके बारे में सीखते हो। आपको कैसे समाज में अपने बड़ों का आचरण करना चाहिए, कैसे संस्कार होने चाहिए, वो आप कहाँ से सीखते हो? परिवार से सीखते हो। फिर कहाँ पर होती है अगली संस्था? परिवार से निकल कर फिर आपको कहाँ डाल दिया जाता है? स्कूल में। स्कूल में आप क्या सीखते हो? आपकी फॉर्मल लैंग्वेज, मतलब आपको क्षेत्रीय के साथ आपके देश में कैसी भाषा बोली जाती है, वो आपको अनुशासन से जीवन कैसे जीना चाहिए। समझ में आ गया? आपको लोगों के साथ एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कैसा व्यवहार करना चाहिए। समझ में आ गया? तो वो आपको वहाँ पर सीखते हो। फिर क्या करते हो? वहाँ पर स्कूल में आपको आपके दोस्त मिलते हैं। दोस्तों के साथ आप क्या सीखते हो? दोस्तों के साथ आप एक नई विचारधारा, मतलब आजकल समाज में क्या चल रहा है, उनके विचार कैसे हैं, वो आपको जैसे दो दोस्त हैं, दोनों सेम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो आगे जाएंगे ना। तो यही होता है, वहाँ पर आप नए विचार, नए व्यक्तित्व को सीखते हो। समूह, धर्म और मीडिया। फिर क्या होते हो? आप धार्मिक होते हो, धीरे धीरे बड़े होते हो, आप धर्म वगैरह में विश्वास करते हो, तो वहाँ पे क्या सीखते हो? नैतिकता के बारे में सीखते हो कि समाज में हो सकता है कुछ नियम ऐसे होंगे जिसमें को आप अनैतिकता सिखाई जाए, लेकिन धर्म आपको क्या सिखाता है? नैतिक जीवन के आदर्श मूल्य क्या होते हैं, जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, आपको पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो ये सब आपने कहाँ से सीखते हो? धर्म से सीखते हो। और मीडिया और राज्य से क्या सीखते हो? मीडिया होती है। मीडिया आपको क्या सिखाती है? वर्तमान समय में क्या फैशन चल रहा है, वर्तमान समय में समाज में क्या बदलाव आ रहे हैं, आपको भी उन बदलावों के साथ कैसे आगे बढ़ना है। तो ये कुछ प्रमुख संस्थाएं होती हैं जो समाज को हमारे आगे ले जाती है। एक व्यक्ति है उसका समाजीकरण इन संस्थाओं के माध्यम से होता है। ये संस्थाएं व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार को सिखाने में सहायक होती हैं। तो ये तो मैंने बता दिया सहायक कैसे होती हैं। परिवार का समाजीकरण में क्या योगदान होता है? तो परिवार आपको पता है प्राथमिक संस्था होती है जिससे बच्चा क्या सीखता है? भाषा, व्यवहार, संस्कार और सामाजिक मान्यताएं वो सीखता है। और इससे क्या होती है? बच्चे की नींव तैयार होती है। मतलब सीधी बात है, स्टार्टिंग में आप बच्चा वहाँ से बोलना सीखेगा, भाषा सीखता है, व्यवहार कैसे करना चाहिए बड़ों के साथ, संस्कार क्या क्या होने चाहिए हमारे, वो सीखता है। और हमारी सामाजिक मान्यता क्या, हमारे समाज में क्या क्या मान्यताएं होती हैं उनको सीखता है। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दी हैं। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत करूँगा। जॉर्ज हर्बर्ट मीट का सामाजिक सिद्धांत क्या है? तो जॉर्ज हर्बर्ट मीट ने व्यक्ति का सिद्धांत दिया था आई एंड मी के माध्यम से। उन्होंने क्या बताया था? मी सामाजिक दृष्टिकोण को दिखाता है और आई क्या, व्यक्ति की प्रतिक्रिया को दिखाता था। तो हर्बर्ट मीट ने सामाजिक सिद्धांत दिया था जिसमें क्या होता था? मी मतलब मेरा, समझ में आएगा? मी मतलब मेरा समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है, और आई क्या होगा? व्यक्ति के तरफ, मतलब आपका कोई साथी है ना, आपका साथी है, उसके प्रति समाज की क्या क्या नज़र है, उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं। मान लो वो अपराधी है तो उसके बारे में समाज की क्या नज़र है, तो वो किस में आएगी? उस क्या सोचता है वो मी में आ जाएगा। लेकिन आपकी हो सकता है उसके प्रति दृष्टिकोण अलग हो, तो वो कैसे, वो आएगा आई के अंदर। अगले वाला प्रश्न है, मीट के अनुसार भूमिका ग्रहण, रोल टेकिंग क्या होता है? तो मीट के अनुसार व्यक्ति दूसरों की भूमिका को ग्रहण कर सामाजिक व्यवहार सीखता है। ये 3 चरण में होता है, नकल, खेल और सामूहिक प्रक्रिया। तो मीट ने बताया कि समाज में जब बच्चा छोटा होता है ना, तब वो दूसरों के रोल प्ले करता है। दूसरों के रोल प्ले मतलब दूसरों के जैसा कार्य करने का प्रयास करता है। जैसे कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या करता है? 0 से 3 साल की उम्र होगी, मतलब जब से जन्म लेगा तब से 3 साल तक बच्चा नकल करता है। आप उसको क्या करोगे? आप खिलौना फेंक दोगे तो वो भी फेंकने की एक्टिंग करेगा। समझ में आ गया? आपने आंखें बंद कर ली तो वो भी आंखें बंद करेगा। देखना 3 साल तक का बच्चा, आप उसको कुछ बोलोगे, पापा बोलोगे, तो वो भी पापा दोहराता है। तो वो क्या था? वो दूसरों की नकल करके चीज़ें सीखता है। जब बच्चा 3 से 6 साल का या 3 से 7 साल का होता है तब वो क्या करता है? खेलना शुरू करता है। मतलब खेल खेल में
आपके जो माता पिता हो गए, जैसे वो क्या करेगा, टीचर बनेगा, कभी आपकी मम्मी की जैसा व्यवहार करेगा, आपके पापा की तरह व्यवहार करेगा। देखना 3 से 6 साल के बच्चे होंगे, वो स्कूल में जाने के बाद में क्या करेंगे, वो प्रेयर कराएंगे इस घर में आकर आप सबको वो टीचर बनने का कार्य करेंगे। ये सब सीखते हैं, तो वो नकल करते हैं, वो क्या करते हैं, रोल प्ले करते हैं, उस तरीके से सीखते हैं। फिर 7 साल से बड़ा होकर बच्चा सामूहिक तरीके से समाज के सारे नियम कायदों को सीखना शुरू कर देता है। तो यही है, यही जो सिद्धांत है मीड का, भूमिका ग्रहण का, रोल टेकिंग का सिद्धांत था। अगला है चार्लेस कूली का ग्लास लुकिंग सिद्धांत क्या होता है। तो चार्लेस कूली का ग्लास सेल्फ क्या सिद्धांत है, इन्होंने क्या कहा, कूली ने किसी व्यक्ति की स्वयं की छवि की दूसरों की प्रतिक्रिया का आधार बनाता है। तो इन्होंने क्या बताया, मैं सिंपल भाषा में बताऊं, इन्होंने क्या कहा, समाज आपको जैसी प्रतिक्रिया देगा वैसा ही आप बन जाते हो। जैसे आज के समय में सभी लोग क्या है, आपके गांव में पहले कोई नौकरी नहीं लगा था, तो सारे बच्चे क्या क्या होते थे, नॉर्मली कोई खेती करने में, कोई अलग अलग सभी कार्य में व्यस्त थे। फिर आप में कोई एक लड़का था, बाहर गया और वो क्या हो गया, वो आईएएस बन गया। अब क्या, सारे बच्चे प्रेरित हो गए और सारा समाज में बहुत सारे लोग किसकी, सरकारी नौकरी की तैयारी करने लग गए। तो समझ में आ गया ना, उसकी जो प्रतिष्ठा देखकर, उसका जो मान सम्मान देखकर लोगों में क्या हुआ, लोगों की सोच और व्यवहार में बदलाव आ गया। तो इसी को किस नाम से जाना जाता है, लुकिंग ग्लास सेल्फ के नाम से जाना जाता है। समाज के जैसी प्रतिक्रिया देती है, आप वैसा बोल देते हो। तो ये क्या कहेगा ना, क्या बोलेंगे लोग, वो वाला सिद्धांत है ये। अगले वाला है कूली के अनुसार सामाजिक आत्मा, सोशल सेल्फ कैसे बनता है। तो कूली के अनुसार सामाजिक आत्मा दूसरों की प्रतिक्रियाओं के अनुमान और आकलन पर आधारित होती है। मतलब जैसे आत्मचिंतन करता, जैसे लोग उसको कोई चीज़ बोलते हैं, जैसे आपको किसी ने बोला कि आपको तो सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, 5-10 लोगों ने बोला, तो इस पर क्या करेगा इंसान, पहले आत्मचिंतन करेगा, फिर क्या होगा, अनुमान और आकलन पर आधारित होती हैं। तो दूसरों की जो प्रतिक्रिया होती है वो किस पे आधारित होती हैं, आपकी अनुमान, दूसरे लोग अनुमान लगाते हैं, आकलन लगाते हैं, उस पर आधारित होती हैं। और यही प्रक्रिया आत्मचिंतन और सामाजिक सहभागिता को आधार पर विकसित होती है। तो ये था आपका सोशल प्रोसेस से संबंधित जितने अति लघुतरात्मक प्रश्न थे, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, चारों के चारों यूनिट को मैंने रिवाइज करवा दिया आपके सामने।